सिर्फ काम मिलना नहीं, यहाँ पे कम्प्लीटली आपको पूरे आर्ट फॉर्म को समझना है, फिर उसके बाद वहाँ काम मांगना है, फिर उसके बाद काम मांगने के बाद भी काम मिलना, और उसके बाद काम का सक्सेसफुल होना, ये 3 अलग अलग डिफरेंट लेवल पे काम होते हैं। तो कहानी में जैसे जो विलन होता है वो एकदम किसी खाने में एक मसाले की तरह होता है। सपना है किसी एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में आप काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें, और फिर उस फील्ड में ट्राई करें, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग तो देखते हैं वहाँ जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। कुछ ऐसा ही सोचा होगा हमारे आज के मेहमान श्री कुणाल शर्मा ने, जब उन्होंने एक अच्छी भली नौकरी को छोड़ निर्णय लिया अभिनय की सुनहरी दुनिया में कदम रखने का। सिनेमा की ये जादुई दुनिया जितनी खूबसूरत और सुनहरी दिखती है, उतनी ही कठोर और पथरीली है इसकी राह। नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ गुफ्तगू बातें दिलों की में। कुणाल का आरंभिक जीवन शुरू हुआ राजधानी दिल्ली से। बचपन से क्रिकेट में रुचि थी और खिलाड़ी ही बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को कुछ और ही मंजूर था। अपने अग्रजों का अनुसरण करते हुए ये बने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन 6x6 फीट के बक्से की 9 से 5 की ये नौकरी इन्हें ज्यादा दिन तक बांध नहीं पाई। मन मयूर खुले में उड़ने को तड़प रहा था। नौकरी माया नगरी मुंबई में थी, तो मुंबई की आबो हवा का असर होना भी लाजमी था। सिनेमा जगत का आकर्षण अंकुरित हुआ और दिन ब दिन दृढ़ होता ही चला गया। और एक दिन आया जब इनके कदम सिनेमा की पथरीली राह की ओर मुड़ ही गए। माया नगरी और सिनेमा जगत का संघर्ष इन्होंने बखूबी लड़ा। श्री के मेनन और श्री आशीष विद्यार्थी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ अपने अभिनय जीवन की शुरुआत करना इनमें से एक था। चलिए स्वागत करते हैं श्री कुणाल शर्मा का और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। नमस्कार कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुफ्तगू बातें दिलों की में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स माय प्लेजर। वेलकम स्वाति जी, आपके और आपके सभी श्रोताओं को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। 6x6 फीट के बक्से में बैठे बैठे आपने कब ऐसा महसूस किया कि अब इस एसी कमरे में नहीं बैठना है, बल्कि फिल्म सिटी की लाइन में बाहर धूप में खड़ा होना है? ऑलमोस्ट जब मैं सॉफ्टवेयर की जॉब कर रहा था आज से 10 साल पहले, तो बेसिकली वहाँ का जो रूटीन था, कोई भी एक जॉब का जो रूटीन होता है उसकी तरह ही था। सुबह 8 बजे जाना ऑफिस के लिए, और रात को 8 9 10 कितने भी बजते थे, ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं था। तो जब वो रूटीन महीने भर महीने, दिन भर दिन, साल भर साल होने लगा, तो उससे तीसरे साल में मुझे लगा कि बेसिकली मतलब कई सारे सवाल जीवन की मुझे मेरे सामने आने लगे कि क्या यही पूरी जिंदगी करते रहेंगे, क्या यही रूटीन चलता रहेगा, मतलब व्हाट इज लाइफ, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस जिंदगी को लेके। तो जब मैंने वो कैलकुलेट किया चीज़ों को, दिन में जो 24 घंटे होते हैं, जब उसको पूरा कैलकुलेट किया कि मैं 8 से 10 घंटे मैं जॉब में देता हूँ, 3 से 4 घंटे मैं ट्रैवलिंग में दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे सोना, तो बेसिकली एंड ऑफ द डे मैं 2 घंटे ही अपने लिए सिर्फ दे पा रहा था जो मेरे लिए खुद के थे। और जॉब में भी मुझे कुछ इतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे लिए वो जो टाइम का यूटिलाइजेशन है, जो मैं सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 10% ही यूज़ कर पा रहा था अपने लिए, तो मुझे लगा कैसे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कैसे पूरे दिन के जो परसेंटेज है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और जीवन का जीवन को एक क्या कह सकते हैं कि अ, जीवन को एक सार मिल सके, एक रास्ता मिल सके, और उसका इस्तेमाल किया जा सके अच्छी काम के लिए। तो बस उसी दौरान मैं कई सारे प्रोफेशंस के बारे में ढूंढ रहा था कि मतलब ऐसे कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं जिनमें मुझे मजा आएगा, जिनके बारे में मैं और जान सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। तो उसी दौरान मैं फिल्म फेस्टिवल एक अटेंड किया था। एंड जब मैंने वहाँ पे कुछ फिल्म्स देखी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ मैजिक है, जहाँ पे शायद पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, क्योंकि वह हर दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने को था, कुछ ना कुछ नया सीखने को था। तो बस फिर उसके बाद जब ये एहसास हुआ, तो उसके बाद फिर वो 6x6 फीट का जो बॉक्स आपने बोला वो फिर बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। तो बस फिर उस दौरान फिर जब सोचा, तो उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए। मैंने जॉब के साथ साथ रह के मैंने कुछ कोर्सेज किए, राइटिंग के, डायरेक्शन के, एक्टिंग के, क्योंकि ये तो समझ आ गया था कि सिनेमा करना है, बट ये समझ नहीं आया था कि सिनेमा में क्या करना है। तो फिर व्हेन आई लेफ्ट, फिर मैंने धीरे धीरे बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ट्राई करना स्टार्ट किया। तो या दैट्स हाउ
आई शिफ्टेड। कुणाल, हमने आपको सुनहरे पर्दे पर हर बार अलग अलग किरदारों के रूप में देखा है, फिर चाहे वह रहस्य का सिरफिरा आशिक रियाज नूरानी हो या फिर सावधान इंडिया का स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रॉनी। दर्शकों का आपको भरपूर प्यार मिला और क्रिटिक्स ने भी आपके सभी रोल्स को खूब सराहा। लेकिन असल जिंदगी में कुणाल शर्मा कैसे हैं, कैसा रहा है उनका अब तक का सफर? आपके इस सफर के बारे में जरा एक रोशनी डालिए। मतलब कुणाल अब कैसा है, बेसिकली मैं ये कहूँगा कुणाल तो अब बेसिकली न्यूट्रल है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो भी मेरे पहले के एट्रीब्यूट्स थे, जो भी मेरी पहले की मेरी चीज़ें थी, मेरी हरकतें थी, मेरे जो बिहेवियर्स थे, वो बहुत सारे अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो वो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो वो बेसिकली जैसे हमारे एक्टिंग में भी कहते हैं या किसी भी आर्ट फॉर्म में कहते हैं कि आपको सबसे पहले अगर आपका कोई पात्र है, उस पात्र को अगर भरना है तो सबसे पहले अपने पात्र को खाली करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो मेरा कुणाल है, वो कुणाल अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है, क्योंकि मुझे हर बार कोई नए पात्र या ऑब्वियसली नए पात्रों को लेके परफॉर्म करना होता है, या फिर अगर कुछ लिखना है या कभी कुछ सोचना है तो पूरा एम्प्टी करना पड़ता है। तो कुणाल तो बेसिकली अभी न्यूट्रल है। और जहाँ तक सफ़र की बात कहूँगा, सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मज़ेदार था। मतलब जो जो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे पिछले 10 साल में मिले हैं, वो पता नहीं, मैं शायद अगर अपने सॉफ्टवेयर या किसी और फील्ड में होता तो शायद मिलने इम्पॉसिबल थे इस एज के इस पॉइंट पे। तो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि जिस तरह से मैंने मतलब जीवन का जो कई सारे जो सवाल, क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे पास कई सारे सवाल हमारे एज के साथ साथ हमें मिलते हैं। बट क्या हुआ यहाँ पे, मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ करके कई सारे सवालों को खुद ही चैलेंज किया। जैसे कि मैं जैसे कुछ पैसे सेविंग करके जब मैं निकला था अपनी जॉब से, तो सोचा था कि कैसे 1 साल में 2 साल में चीज़ें हो जाएंगी। बट धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आने लगी, जब आपको समझ आने लगता है कि सिर्फ काम मिलना नहीं, यहाँ पे कम्प्लीटली आपको पूरे आर्ट फॉर्म को समझना है, फिर उसके बाद वहाँ काम मांगना है, फिर उसके बाद काम मांगने के बाद भी काम मिलना, और उसके बाद काम का सक्सेसफुल होना, ये 3 अलग अलग डिफरेंट लेवल पे काम होते हैं। तो उसको समझना, उसको जानना, और तो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस था वो। तो उस प्रोसेस ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि जिस तरह से जैसे पैसे खत्म होते जा रहे थे, जो सेविंग्स के पैसे थे वो जैसे जैसे खत्म होते जा रहे थे, वैसे वैसे जीवन की कई सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही थी, कई सारे चैलेंजेस सामने आ रहे थे, और फिर कैसे आप उनसे टैकल करते हैं। तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मतलब सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाते चले गए। और फिर कैसे कैसे आप जो परेशानियाँ आती हैं या फिर जो भी चैलेंजेस सामने आते हैं, आप उनको कैसे पार करते हैं, कैसे उन पे फतह करते हैं, कैसे उस पे आगे बढ़ते हैं, और कैसे अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं। तो सफ़र तो बहुत मज़ेदार था। डेफ़िनेटली कहीं और होता तो इस उम्र में तो नहीं मिल पाता वो सफ़र का मज़ा। चलिए, अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्री राणा दुग्गाबाती की बहुचर्चित फिल्म दी गाजी अटैक में जो दमदार आवाज आप सुन पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे कुणाल शर्मा ही हैं। कुणाल, राणा के लिए दी गाजी अटैक में डबिंग का अनुभव कैसा रहा? स्वाति जी, अनुभव बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि उससे पहले मैंने जो भी डबिंग की थी या कभी वॉइस ओवर किया था, वो सिर्फ अपने किरदारों के लिए किया था जो मेरे द्वारा परफॉर्म किए गए हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जब उस फिल्म के लिए उस कैरेक्टर के लिए वो वॉइस ओवर के लिए ऑडिशन हो रहा था, और फिर मैं शॉर्ट लिस्ट होकर जब फाइनल हुआ, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और जो मैं हमेशा से कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो मुझे नए एक्सपीरियंसेस या नए आर्ट फॉर्म को सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो दैट्स हाउ इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। वो स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उस किरदार के ऊपर जितनी बारीकी से हम सब ने, जितने भी टेक्नीशियंस हैं या मैंने या असिस्टेंट ने या फिर एसोसिएट डायरेक्टर्स, हम सब ने जितना उस पर काम किया, वो इतना बारीकी से किया गया क्योंकि हम चाहते थे कि कभी भी जो भी कोई डबिंग फिल्म होती है या किसी भी डबिंग कैरेक्टर पे जब काम किया जाता है, तो आप उसको कभी आप फिल्म देखते हैं साउथ की डब फिल्म, तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये डब्ड है, ये उसकी उसकी आवाज़ नहीं है। बट हम लोगों का चैलेंज ही यही था कि हमें इसको इतनी बारीकी से काम करना है कि किसी को पता ही ना चले कि ये राणा दुग्गापति की वॉइस नहीं है या उस कैरेक्टर की वॉइस नहीं है, डबिंग वॉइस ना लगे ये। तो इसलिए हम लोगों ने उसको बहुत बारीकी से काम किया, इसलिए वो स्पेशल थी। एंड स्पेशली वापस से डबिंग स्टूडियो में मुझे के सर के साथ फिर से काम करने का मौका मिला, तो ये और भी खूबसूरत था। और हम कुणाल शर्मा के चेहरे पे एक बेहद खूबसूरत मुस्कान देख सकते हैं। तो कुणाल, श्री के मेनन, श्री आशीष विद्यार्थी जी के साथ
रहस्य में आपने अपना डेब्यू किया, अपनी पहली फिल्म उनके साथ की, उसके कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। अ, बहुत ही खूबसूरत अनुभव थे वो सारे। उनमें से बेसिकली क्या था वो फिल्म, जब मैं जो उसके डायरेक्टर हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष गुप्ता जी, मैं उनको उस फिल्म के लिए शुरुआत में असिस्ट कर रहा था। तो जब मैं असिस्ट कर रहा था तो उस दौरान उन्होंने मुझे भी कहा था कि कुणाल इस कैरेक्टर के लिए, इस रियाज नूरानी के लिए तू भी ऑडिशन देना। तो मैंने भी उसका ऑडिशन दिया, शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर रिजेक्ट भी हुआ था काइंड ऑफ, फिर फाइनली एंड ऑफ द डे मैं ही वो परफॉर्म कर रहा था। तो एक चीज अच्छी अच्छी चीज ये थी कि सर ने मुझे चीज बोली थी कि कुणाल, जितने भी दिन फिल्म का शूट होगा तेरे को हर दिन आना है, ना कि सिर्फ जिस दिन तेरा शूट होगा। तेरे को बाकी कैरेक्टर्स, जब बाकी एक्टर्स आएंगे तब भी तेरे को सेट पे आना है, सो दैट मैं उस सबको देख सकूं कैसे उस प्रोसेस में वो लोग काम करते हैं, कैसे। क्योंकि उस फिल्म में क्या था कि उस फिल्म में एक मैं ही था जो एकदम एकदम नया था। बाकी सब जितने भी आर्टिस्ट थे सारे के सारे सब मंजे हुए खिलाड़ी, पिछले 15-20 साल से जो थिएटर कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सारे लोग थे। आशीष विद्यार्थी जी, के मेनन सर, मीता मीता मैम एंड टिस्का चोपड़ा मैम। तो अ, तो बेसिकली वो मेरे लिए तो एक गिफ्ट की तरह था कि मुझे हर दिन सेट पे जाना था। 40 से 50 दिन मैं सेट पे गया, मैंने उन सब आर्टिस्ट को काम करते हुए देखा, उनके टच में आया। तो क्या हुआ, जब मैंने परफॉर्म किया तो मैं उतना हेजिटेट नहीं हुआ उनके सामने। अदरवाइज आप सामने में किसी के ऑरा के सामने आप यू वोंट एबल टू परफॉर्म मेनी टाइम्स। तो या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो जितना बोलूंगा उतना कम पड़ेगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिटनेस के प्रति आपकी जो रुचि है, आपका जो प्रेम है, वह सोशल मीडिया पर खासी चर्चा का विषय है। तो यह प्रेम, यह रुचि क्या बचपन से रही या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद में आपने शुरू किया? स्वाति जी, बचपन से मैं फिजिकल एक्टिविटी में तो बहुत ज़्यादा था। मुझे स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। मैं टीन एज में ऑलमोस्ट क्रिकेट भी खेलता था, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे खेलता था। तो बट समहाउ उसे परस्यू नहीं कर पाया। बट उसके बाद जब सॉफ्टवेयर में आया, जॉब ज्वाइन की, तो वहाँ का क्या रूटीन होता है, आप एक जगह एक चेयर पे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्यूबिकल में आप काम करते रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है आपकी। तो वो वन ऑफ द रीजन है, जो आपके पहले वाले क्वेश्चन का, कि मुझे वो जॉब क्यों नहीं पसंद आ रही थी, सो दैट इज जी। वन ऑफ द रीजन। तो तो वो बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो पाते थे मेरे। तो मैं क्या करता था जॉब के एंड में, जब शाम को खत्म होती थी जॉब, मैं रात को जाके जिम करता था, वर्कआउट करता था। तो वहां से धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुई। सो एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं वो फिजिकल अपने आप को फिट रखना मेरे अंदर था ही बचपन से। बट व्हेन आई बिकेम एन एक्टर एंड जब मैं इसको परस्यू करने लगा, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे अच्छा दिखना होता है, एंड यू हैव टू बी फिट, एंड obviously with character you changes your body weight and your look and everything, राइट। but उसमें भी आपको फिट रहना तो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट सीरियसली मैंने इस चीज़ को पिछले 2 साल पहले मैंने इसको इसको सीरियसली लिया, फिटनेस को। मेरे पास एक फिल्म आई थी मकाम, वो उसमें बेसिकली आई एम प्लेइंग एंटागोनिस्ट। तो एक मार्शल आर्टिस्ट का एक कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग दैट। तो उसके लिए मुझे अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना था। तो जब उसको ट्रांसफॉर्म करना था, तो बट उसके लिए एक ट्रेनर की ज़रूरत है, एक किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो ट्रांसफॉर्म कर पाए। बट मेरे पास उतने पैसे थे नहीं कि मैं किसी ट्रेनर को दे सकूं इतने महीनों के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, एक मुंबई से ही एक जगह से, एक इंस्टीट्यूट से मैंने उसका कोर्स कर लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, कैसे एक फिटनेस ट्रेनर, हाउ दे वर्क एंड हाउ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क। तो वो जब कोर्स कर लिया तो मैंने खुद ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो वो जो नॉलेज मिली, वो नॉलेज से मतलब मुझे तो अभी शायद लाइफ लॉन्ग फायदा ही होगा। तो इस तरह से मतलब मैं पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा इसको लेके, फिटनेस को लेके सीरियस हो गया था। राइट, दैट्स इट। तो कुणाल शर्मा, जिसके कुछ चर्चित रोल्स जो हैं, जैसे कि रियाज नूरानी या साउदर्न इंडिया का रॉनी, जैसा कि मैंने शो के शुरुआत में कहा, तो अधिकतर आपको हम नकारात्मक भूमिकाओं के रूप में देखते हैं। सिरफिरा आशिक है जो हीरोइन को परेशान करता है। तो क्या यह आपको, आपकी अपनी चॉइस रहती है कि आपको इसी तरह की भूमिका निभानी है, या एक इत्तेफाकन आपको इस तरह के रोल मिलते चले गए? प्लीज बताइए। आ, शुरुआत में तो क्या हुआ, जब मैं आप कोई भी आर्टिस्ट शुरुआत में तो हम लोग चूज नहीं कर सकते। तो शुरुआत में जो मुझे जैसे रहस्य मिली, रियाज नूरानी का कैरेक्टर मिला, तो ही वॉज वेरी एग्रेसिव, ही वॉज
Right. not negative, very gray shade में you can say. He was very aggressive. But somehow उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने मुझे जो भी ऑफर किया, they are little darker side, not ग्रे में भी थोड़े डार्कर साइड में थे और डेफिनेटली नेगेटिव साइड में थे कई Right. सारे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जब वैसे कैरेक्टर्स मिलने लगे तो मैं भी जब उस पर ज्यादा शोध किया, मैंने देखा, तो मैंने जाना कि बेसिकली एक फिल्म में या एक कहानी में जैसे जो विलन होता है वो एकदम किसी खाने में एक मसाले की तरह होता है। जैसे एक सादा खाना होता है, उसमें अगर आप मसाला ना डालें तो वो सादा है, वैसे ही अगर आप उसमें मसाला डालें और अगर एक कहानी में एक विलन डालें तो जो खाने में स्वाद आता है वैसे ही एक फिल्म में स्वाद आता है। तो फिर धीरे धीरे वो मेरा चॉइस बन गया। तो आफ्टर 2-3 प्रोजेक्ट्स मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो अगर मेरे पास कोई 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें एक अच्छा कैरेक्टर है और एक विलनिश है, तो मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस विलन वाले को ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मुझे मसाला बनने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुणाल, आपको आपकी एक शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। स्वाति जी, उस फिल्म का नाम है कॉमन माइंड, द कॉमन माइंड। एंड बेसिकली बंगाल में शूट किया हम लोगों ने। कुछ सौरभ करके डायरेक्टर है उसके, अनुभव करके उसके सिनेमाटोग्राफर है। तो हम लोगों ने एक वो शॉर्ट फिल्म है अराउंड 20-25 मिनट की। इट गॉट अवार्डेड इन मेनी फेस्टिवल्स। हाँ, बंगाल फिल्म फेस्टिवल में उसको एज अ बेस्ट एक्टर के लिए मुझे अवार्ड मिला था। तो इट वाज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई होप बाय दिस ईयर एंड या फिर नेक्स्ट ईयर तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले वो। एंड या दैट्स इट। कुणाल, आप युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो आप ही की तरह एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए एक छोटा सा संदेश हमारे शो के माध्यम से। मैं यही कहूँगा कि सपने देखना खराब नहीं है और उनके रास्तों पे चलना भी कोई खराब नहीं है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का या फिर किसी आर्ट फील्ड का सपना देखना गलत बात है या फिर वहाँ सपने सच नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली अगर आपको जो भी सपना है, इस आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है या कोई भी चीज़ से रिलेटेड है, मैं मानता हूँ कि आप किसी भी सपने को एक टास्क की तरह देखें, एक टारगेट की तरह देखें और उस टारगेट तक पहुँचने का एक पाथ होता है, उस पाथ को समझने की कोशिश करें, उस पाथ को समझें, उसको फॉलो करें और उस टारगेट तक पहुँच जाएं। सिंपल, दैट्स इट। आप सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर कोई है जो जो एक्टर बनना चाहता है या सिनेमा में काम करना चाहता है, जो उनके आइडल्स हैं, जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं, तो उनकी बायोग्राफी पढ़िए या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहाँ से एक्टिंग सीखी या कहाँ से डायरेक्शन सीखा या कहाँ से सिनेमाटोग्राफी सीखी है। तो उस तरह से आप भी उन इंस्टीट्यूट्स में जाने की कोशिश करें। क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सिनेमा में जाना है तो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं और काम मांग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है आपका बैठ के कि आप कहाँ से आए। कोई भी आके वहाँ पे काम कर सकता है। बट अगर आप उसमें हाथ पढ़ के जाएंगे, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ के जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी तो हर दूसरे घर में आप देखिए, आज की तारीख में सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स आ गए हैं कितने सारे, जो स्टार्स हैं अभी इंडिया में। तो ऐसे भी बहुत प्लेटफॉर्म है और ये और ग्रो होने वाला है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ग्रो होने वाली है। तो अगर आपको कोई सपना है, किसी एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में आप काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें और फिर उस फील्ड में ट्राई करें, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग तो देखते हैं वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली टारगेट समझें उसे और उस पाथ पे चलें एंड या यू विल डेफिनेटली रीच देयर। ये थे हमारे साथ कुणाल शर्मा, सिनेमा जगत के उभरते हुए सितारे। कुणाल, मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जीवन के इतने खूबसूरत लम्हे हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच कुणाल। थैंक यू स्वाति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी एक और मेहमान के साथ। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।